दर्शकों, हम सब की जिंदगी आजकल ना डिजिटल हो चुकी है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो, सब जगह हमारा पर्सनल डेटा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने शहनाज। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में जो हमारी प्रिवेसी है, जो हमारा डेटा की सुरक्षा है, उसकी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल अतिका जी, और इसीलिए लेकर आए हैं हमारे लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसकी वजह से जो है हमारा जो निजी डेटा है उसका दुरुपयोग ना हो, कोई उसकी चोरी ना कर सके और बिना हमारे परमिशन के उसका इस्तेमाल भी ना कर सके। बिल्कुल, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉज किस तरह से एआई और प्राइवेसी को मजबूत बना रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट जानवी शर्मा जी, डेटा प्रोटेक्शन लॉयर, मुंबई हाई कोर्ट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार, स्वागत है मैम। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डीपीडीपीए लागू होने से आम इंसान को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो बहुत ही उत्तम सवाल। तो अभी तक क्या होता था कि जब तक डीपीडीपीए लागू नहीं हुआ था, आम इंसान के पास उसका पर्सनल डेटा, उसका व्यक्तिगत डेटा किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या पर्पस है उसको हमसे लेने का, वही हमको नहीं पता था। तो डीपीडीपीए हमको 5 मुख्य अधिकार देता है। सबसे पहला अधिकार, अब हम संस्थाओं से ये पूछ सकते हैं कि वह हमारा डेटा क्यों ले रही हैं, वो हमारा डेटा किससे शेयर करने वाली हैं। मतलब हम एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि उनके पास हमारा क्या डेटा है, उनके पास हमारा ये डेटा क्यों है, और उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें एक नोटिस के माध्यम से हमको ये बताएं। दूसरा, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना डेटा डिलीट करवा दूँ या मैं अपना डेटा उनके पास से जाकर करेक्ट करवा दूँ, तो अभी मुझे ये एक और अधिकार मिलता है डीपीडीपीए के तहत। तो अगर मैं अपना डेटा मिटवाना चाहती हूँ या फिर मैं अपना डेटा कुछ करेक्शन करवाना चाहती हूँ, तो वो भी मैं करवा सकती हूँ। तीसरा अधिकार की अगर मैं बात करती हूँ, तो अभी तक हम संस्थाओं के पास जाते थे और बोलते थे कि मुझको ये शिकायत है आपसे, और आपने, मुझे नहीं पता कि आपने मेरा डेटा किसके साथ शेयर करा है, मेरे पास ये इतने सारे अननोन कॉल्स आ रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको ही दी थी। तो अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी संस्था के साथ साझा कर रही हूँ, तो उनको अब हमको एक ग्रीवेंस पोर्टल कर अपने वेबसाइट पर देना पड़ेगा, जहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकूँ। और ये भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे साथ हमको बताएं कि हम किधर जाकर अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर मैं चौथे अधिकार की बात करती हूँ, तो हमारा चौथा अधिकार अब हमको डीपीडीपीए देता है कि हम नामांकन कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके डेटा को कौन मिटवा सकता है, कौन उसको करेक्ट करवा सकता है, तो वो एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है और वही व्यक्ति उसके अधिकारों को बाद में यूज़ कर सकता है। अभी अगर हम 5वें अधिकार की बात करते हैं, तो अभी तक हमारे पास ये अधिकार नहीं था कि हमने अगर कहीं पर अपनी सहमति दी है, कहीं पर अपनी अनुमति या कंसेंट हमने दिया है, तो हम उसको विड्रॉ कर सकें। और डीपीडीपीए हमको ये भी अधिकार देता है कि हमने जहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन को, जिस भी वेबसाइट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को कोई भी सहमति दी है, तो अब हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ऑर्गेनाइजेशंस को हमें ये बताना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बोला, कि वो हमारा डेटा क्यों हमसे मतलब प्रोसेस कर रही हैं, और उनको कम से कम डेटा ही प्रोसेस करना रहेगा जितनी आवश्यकता है, उनको पर्पस लिमिट करना पड़ेगा। और अगर वे ये नहीं करती हैं, तो उनको 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है। उनको सारी इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ेगी। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा डेटा कहाँ पर है, मेरा व्यक्तिगत डेटा कहाँ पर है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत डेटा मेरी पावर है, मेरी संपत्ति है, वो किसी भी संस्था की संपत्ति नहीं है। बिल्कुल, तो आपके हिसाब से डीपीडीपीए एक्ट के अनुसार मतलब अब हर कंपनी को ये क्लियरली बताना होगा कि वो ये डेटा क्यों ले रही है और इसको कहां पर यूज करेगी। जी, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लियरली नोटिस में एक नोटिस उनको अपनी वेबसाइट पर देना रहेगा कि मैं ये व्यक्तिगत डेटा आपका इस पर्पस के लिए यूज़ करूँगा, मैं इतने समय के लिए इसको रिटेन करूँगा। अगर कोई भी संस्था बोलती है कि मैं 1 साल या 2 साल के लिए आपका व्यक्तिगत डेटा अपने पास रखना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ उतने ही समय के लिए रख सकती है। उसके बाद उसको जितने भी उसके सॉफ्टवेयर से, जितने भी उसके सर्वर से, हर जगह से जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ के पास एक्सेस था उस व्यक्तिगत
व्यक्तिगत डेटा का, वहाँ सबसे ये डिलीट करवाना पड़ेगा और ये उसी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर मैं चाहूँ कि क्या ये डेटा, क्या मेरा डेटा उस संस्था के पास से डिलीट हो गया है, तो वो भी मैं जाकर उनसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक अधिकार है, राइट टू एक्सेस, कि मेरा कितना डेटा अभी आपके पास है, क्या आपके पास मेरा कोई डेटा है या नहीं है, तो वो भी मैं ऑर्गेनाइजेशन से जाकर पूछ सकता हूँ। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, और अगर वो हमको ये नहीं बताती हैं तो उसके लिए भी उनको जुर्माना लग सकता है, क्योंकि ये मेरा अधिकार था, ये मेरा अधिकार था कि आप मुझे बताओ कि आपने ये सब करा है। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, वो मुझे नहीं बताती हैं, तो वो मुझे मेरे अधिकार करने से अधिकार लेने से रोक रही हैं, जिसके लिए उनको 200 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। ओके जी। तो सवाल एक यहाँ ये भी है कि अगर कोई ऐप है या फिर वेबसाइट है, वो हमारी स्पष्ट अनुमति के बिना हमारा जो डेटा है वो क्या एआई सिस्टम में डाल सकते हैं? जी नहीं। तो कंसेंट डीपीडीपीए में एक बहुत ही सख्त रिक्वायरमेंट है। जी। तो हम डीपीडीपीए, अगर डीपीडीपीए लागू होने के बाद कंपनियां, संस्थाएं सिर्फ तभी हमारा डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, या तो वो हमारा कंसेंट ले, या फिर अगर उनके पास कुछ वैध उद्देश्य हैं। अभी अगर हम वैध उद्देश्यों की बात करते हैं, तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर कुछ भी आ जाता है जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं किसी टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व हूँ, तो उसके लिए भी आप मेरा डेटा बिना मेरी अनुमति के प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कोई भी जज कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके लिए आप मेरा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं बिना मेरी अनुमति के। या मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो राष्ट्र के लिए मुसीबत साबित हो सकती है, मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी वो एक गंभीर बीमारी हो सकती है, तो आप मेरा डेटा बिना मेरी अनुमति के प्रोसेस कर सकते हैं। अन्यथा आप मेरा डेटा किसी भी और रीज़न के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। उससे या तो आप मुझे कोई सब्सिडी दे रहे हैं, या आप मुझे कोई बेनिफिट दे रहे हैं, या कुछ ऐसा सच में कोई वैध उद्देश्य है, कोई लेजिटिमेट यूज़ है जिसके लिए आप मेरा डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। पर और एक और चीज़ है, अगर मैंने पहले भी अपना डेटा दिया है किसी चीज़ के लिए, तो आपको तब भी मुझसे दोबारा से मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपने बोला था कि आप 1 साल के लिए आपको मेरे डेटा की ज़रूरत है, बट अभी 1 साल ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए आपको दोबारा से मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंसेंट नहीं लेती है, तो भी उसको 200 करोड़ तक का 200 करोड़ का ही जुर्माना लगेगा। तो अगर मैं जाकर ये जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, उसको जाकर अगर मैं कंप्लेन फाइल करती हूँ कि इन्होंने मुझसे कंसेंट सिर्फ इतने वक्त के लिए लिया था और सिर्फ इसी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन के लिए लिया था, तो वो उसको 200 करोड़ का जुर्माना लगाएगी। तो कंसेंट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ओके तो यहीं पे अगर हम बात करें, ऐसी कई सारी ऐप्स हैं जो एआई फीचर्स के नाम पर हमारी लोकेशन, गैलरी, माइक्रोफोन, इन सब के एक्सेस हमसे मांगती हैं, तो ऐसा कौन सा कंसेंट है इसमें से जिसे हम माने कि ये ठीक है हमारे लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पहले तो वो ये बात को समझें कि जो एप्लीकेशन वो इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रही हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में, तो क्या उसको मेरे फ़ोटोज़ का एक्सेस चाहिए? वो अभी वो ऐसा तो कोई कैलकुलेटर है नहीं कि वो मेरा फ़ोटोज़ देखेंगे और ये बता देंगे अगर उसमें 100 लोग हैं कि इसमें 100 लोग हैं, इसमें 150 लोग हैं, ऐसा तो कोई कैलकुलेटर होता नहीं है। हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं जस्ट कैलकुलेट करने के लिए, अपना कोई भी हमने खर्चा करा है या हमने कहीं पर भी हम छुट्टी मनाने गए हैं, और या अगर हमसे कोई बोलता है ये कितना होगा, तो हम सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं अवस्थाओं में हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। अभी अगर मैं यहीं पर बोलती हूँ कि मुझे कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जहाँ पर मुझे कोई कैनवास बनाना है, या मुझे कोई भी एक फ़ोटो फ्रेम बनाना है, या मुझे एक कोलाज बनाना है, तो वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ वाले एप्लीकेशन की ज़रूरत है। या अगर हम इंस्टाग्राम की या फेसबुक की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ का एक्सेस देने की ज़रूरत है। उसमें भी मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी, वो सिर्फ वही परमिशन दे कि जब मैं ये एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ तभी आप मेरे फ़ोटोज़ को या आप मेरे कैमरा को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि अगर मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया है, अभी अगर वो मेरे उस पर नहीं चल रहा है, मोबाइल पर नहीं चल रहा है, तो उस वक्त क्यों वो मेरे कैमरे की परमिशन मांग रहा है, क्यों वो मेरे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांग रहा है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही कंपनियां हमारा डेटा मांग सकती हैं। उससे ज़्यादा अगर वो हमारा डेटा प्रोसेस करती हैं, तो वो इस पर्टिकुलर लॉ में इलीगल है, गलत है, और उस पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कार्रवाई कर सकता है।
तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि वो समझें, अवेयर रहें, सोच जागरूक समझ के। रहें। यस। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पे ये भी बनता है मैम कि अगर हम डीप फेक वीडियोस की बात करें, एआई एडिटेड तस्वीरों की बात करें, या जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसके जो मिसयूज़ के बढ़ते मामले हैं, उसे रोकने में कानून कितना मदद कर रहा है? अगर हम पर्टिकुलरली डीपीडीपीए कानून की बात करते हैं, जी। तो हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कि जो डीप फेक वाला क्राइम है वो एक व्यक्तिगत क्राइम है। जी। वो एक ऑर्गेनाइजेशन तो आपके अगेंस्ट नहीं कर रही है, वो कोई व्यक्ति है जो हो सकता है कि आपसे किसी चीज़ का बदला लेना चाहता है और इस वजह से वो आपका डीप फेक बना रहा है। कई बार आजकल हम देख रहे हैं कि मनोरंजन के लिए भी डीप फेक बन रहा है। अभी जी। शायद 1 साल भर ही हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी डीप फेक वीडियो सामने आया था। अभी कई सितारों का भी डीप फेक वीडियो सामने आता है, तो वो मनोरंजन के भी लिए आता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस डीप फेक वीडियो से आपको मानहानि हुआ है, तो आप बीएनएस के अंदर भी उसका कंप्लेन कर सकते हैं डिफॉर्मेशन के लिए। अगर आपको लगता है, अगर आप एक महिला हैं और आपकी उस पर आप उस डीप फेक वीडियो की वजह से आपकी इज्जत पर या आपकी रेपुटेशन पे या एक बोलते हैं ना, एक महिला की एक मोडेस्टी होती है, उस पर अगर कोई भी हमला हुआ है तो भी आप बीएनएस के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। और आप, अगर आपको लगता है कि आपको कोई इम्पर्सोनेट कर रहा है, क्योंकि इसमें तो हम बोल सकते हैं ना कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, मेरे साथ तो आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, मेरा मुझे तो इम्पर्सोनेट करा गया है, तो उसके लिए भी हम बीएनएस में कंप्लेन कर सकते हैं, हम आईटी एक्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। बट डीपीडीपीए जो एक ये पर्टिकुलर कानून है, ये कानून है संस्थाओं के लिए, कि संस्थाओं के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो हमारा डेटा बिना हमसे इजाज़त लिए, बिना हमसे सहमति लिए हमारा डेटा प्रोसेस करें। या और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं जो बताना चाहूँगी कि अब ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ सुरक्षा नियम भी, या मैं बोलूँ सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी उनको लागू करना रहेगा। कि अगर कोई साइबर क्रिमिनल कोई डेटा ब्रीच करना चाहे और वहाँ से बहुत सारे लोगों का डेटा निकालना चाहे, तस्वीरें निकालना चाहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी मुख्य इंसान के साथ या किसी विशेष इंसान के साथ ही डीफेक जैसा क्राइम हो। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी कोई भी पॉर्न वेबसाइट जो होती हैं, या मैं चाहती हूँ कोई नया चेहरा मैं लेकर आऊँ, तो मैं कहीं से भी पर्सनल डेटा को ले सकती हूँ। तो डीपीडीपीए उन चीज़ों पर रोक लगाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपना रहें ठीक से। तो मैम, ये न्यू लॉज आने के बाद डेटा के कौन कौन से गलत उपयोग इलीगल माने जाएंगे, और क्या एआई द्वारा मास स्क्रैपिंग भी इस श्रेणी में आता है? जी बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूँ इलीगल माना जाएगा, तो कोई भी डेटा प्रोसेस अगर ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसके लिए उन्होंने हमारी सहमति नहीं ली है, हमें ये नहीं बताया है कि वो क्यों हमारा डेटा प्रोसेस कर रही है, क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं। और ये कानून जो आया है, ये यूज़र्स के लिए आया है, ये आम जनता के लिए आया है। किस तरीके से आम जनता को, जो आज तक संस्थाओं से इश्यूज़ हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल्स हमको आते हैं। अगर कोई भी डेटा ब्रीच, इतनी तेज़ी के साथ डेटा ब्रीच हो रहा है, देश भर में इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, सब माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, पर आजकल इंजीनियर्स के लिए नौकरी नहीं है। और वहीं से शुरुआत होती है साइबर क्राइम्स की। और साइबर क्राइम तभी हो सकता है जब हमारा पर्सनल डेटा सेफ नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशंस अगर हमारा पर्सनल डेटा सेफ रखती हैं, वो प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स रखती हैं, तो ये हमारे साथ क्राइम होगा ही नहीं। तो कोई भी ऐसा प्रोसेसिंग अगर होता है जिसके लिए हमारी अनुमति नहीं ली गई है, जिसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं लगाए हैं, और जिसके लिए वो हमको नहीं बता रहे हैं कि वो ये डेटा क्यों प्रोसेस कर रही है, किसके साथ वो शेयर करेंगी, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो सारी गतिविधियाँ इलीगल मानी जाएंगी इस कानून के अंतर्गत। और दूसरा आपने बोला एआई मास स्क्रैपिंग के बारे में, तो सबसे पहले तो समझते हैं एआई मास स्क्रैपिंग होता क्या है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, हर जगह हम छोटे छोटे कामों के लिए एआई को यूज़ कर रहे हैं। और आजकल तो बच्चे भी, अगर उनको कुछ होमवर्क मिला है, स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, तो सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। इतने सारे पीएचडी स्कॉलर्स बन रहे हैं क्योंकि अभी एआई आ चुका है और बहुत आसान हो चुका है। तो अभी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था एआई का उपयोग लेकर एआई के माध्यम से मास डेटा कलेक्ट करती है, सो मास डेटा की अगर मैं बात करती हूँ, जहाँ पर आप बड़े पैमाने पर इंटरनेट से बहुत सारा डेटा ले रहे हो, एआई को
एआई का उपयोग करते हुए, तो उसको बोलते हैं एआई मास स्क्रैपिंग। ओके। पहले मास स्क्रैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने वाली एक्टिविटी बन जाता था, बट अभी एआई के माध्यम से सभी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, तो आप मास स्क्रैपिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल। अभी आप मास स्क्रैपिंग करोगे पब्लिक डेटा की, तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि जो पब्लिक डेटा है वो व्यक्तिगत डेटा का जो ये कानून है डीपीडीपीए, इसके अंडर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर पब्लिकली कोई डेटा अवेलेबल है तो आप उसको डीपीटीपी के अंदर सिर्फ तभी नहीं ला सकते हो तब आपका पर्पस लॉफुल है। अगर आपका पर्पस लॉफुल नहीं है, आप किसी भी गलत काम के लिए मेरा डेटा यूज कर रहे हो या आप उसको अधिक यूज कर रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो भी गलत है इस कानून के हिसाब से। और चाहे मेरा डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो या ना हो, वो मेरा व्यक्तिगत डेटा है, उससे मैं पहचानी जा सकती हूँ। कोई भी ऐसा डेटा जिससे मुझे पहचाना जा सकता है वो मेरा व्यक्तिगत डेटा है, और वो सभी डेटा इस कानून के अंतर्गत आता है। तो एआई मास स्क्रैपिंग भी इस डेटा के इस कानून के अंदर आएगा, और बिल्कुल आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका एआई मास स्क्रैपिंग गलत पर्पस के लिए या गलत उपयोग हुआ है उसका, तो आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को जाकर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उससे आपको कुछ मानहानि हुआ है तो आप बीएनएस और आईटी एक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ एआई और प्राइवेसी को किस तरह से मजबूती दे रहा है, मजबूत बना रहा है, इसी पर आज जानकारी हमारे साथ साझा कर रही थी एडवोकेट जानवी शर्मा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई हाई कोर्ट से हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।